अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा बाप गरीब मोची था। मैं अपनी दोस्तों से ये बात छुपाती थी। मैट्रिक का रिजल्ट शानदार आया तो मेरी टीचर मेरे घर मठाई का डब्बा लेकर आ गई। अब्बा को देखकर हैरान परेशान खड़ी रह गई। अब्बा उसको देखकर सर झुकाकर बाहर निकल गए। मेरी अम्मा ने उनकी बहुत खातिरदारी की। शाम को अब्बा घर लौटे तो मैंने उनसे बदतमीजी की और कहा कि इनकी वजह से मैं शर्मिंदा हूँ। मेरी अम्मा ने मुझको थप्पड़ दे मारा और जो हकीकत बताई उसको सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो टीचर कोई और नहीं बल्कि मैं अम्मा को बेयकीन निगाहों से देख रही थी। ऐसा लगता था जैसे क्यामत का धमाका हो गया हो। ऐसे कैसे मुमकिन था? मैंने जब आंख खोली थी तो मैं इस घर में ही थी। फिर कैसे वो खातून मेरी? ये ख्याल ही मेरी जान ले रहा था। मैंने एक निगाह अब्बा के चेहरे पर डाली जो सर झुकाए खड़े थे, और मैं खामोशी से अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। दिल धीमी रफ्तार पर चल रहा था। मुझे सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। आज तक जिस घुमंड और गुरूर से मैं जिंदगी गुजार रही थी, ऐसा लगता था जैसे सब रेजा रेजा हो गया है। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं यकदम आंखें बंद किए बेहोश हो गई। मेरी आंख 2 घंटे के तवील अरसे बाद अस्पताल में खुली थी। चंद लम्हे मुझे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे तमाम वाकयात मुझे याद आए, मुझे शिद्दत से रोना आया था। लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे ज़मीन फट गई है, आसमान खुल गया है। मेरी कैफ़ियत बयान करने के लायक नहीं थी। अचानक ही मैंने अपना सर थाम लिया था और तकलीफ़ से तड़प कर चीख पड़ी थी। मैं इतनी शिद्दत से चीखी थी कि मेरी रगें उभर आई थीं। कमरे का दरवाज़ा खुला था। डॉक्टर, मेरे बाबा और मेरी टीचर बेवक़्त कमरे में दाखिल हुए थे। उन दोनों को देखकर मैं मज़ीद हलकान हो गई थी। आंखों पर हाथ रखे मैं इतनी शिद्दत से चीख रही थी कि डॉक्टर साहिबा ने बेसाख्ता मुझे नीम बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था, और धीरे धीरे मैं गनूदगी में चली गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मेरी आंख फजर की अजान के वक्त खुली थी। कमरे में अब सिर्फ मेरी अम्मा बैठी हुई थी। चंद लम्हे मैं अस्पताल की छत को घूरती रही थी, और फिर धीरे धीरे मैं माजी की इन तल्ख यादों में खो गई थी जिन्हें मैंने बहुत ही पुरसकून अंदाज में गुजारा था। मेरे बाबा मोची थे। डगर डगर घूमकर वो लोगों के जूते पालिश करते थे, उनकी सिलाई करते थे। उनकी बदौलत ही हमारे घर का गुजारा हो रहा था। मेरे बाबा मुझे आला तालीम दिला रहे थे। बाज़-औक़ात मैं हैरान होती थी, कहने को वो मोची, मगर मुझे तालीम एक बड़े स्कूल में दिलाई जा रही थी। मैंने किसी को कभी नहीं बताया था कि मेरे अब्बा मोची का काम करते हैं। ना कभी उन्हें मैं स्कूल लेकर गई थी। वजह मेरा म्यार था। हर क्लास में सबसे अव्वल आती थी, जिसके बायस मैं बहुत मशहूर थी। मेरा 9वीं जमात का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था, और अब मैट्रिक के इम्तिहान शुरू हो गए थे। तमाम तलबा अपनी अपनी तैयारियों में मगन थे और मैं अपनी। मैंने सबसे बात करना छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे अच्छे नंबर लाने थे ताकि मेरा बेहतरीन कॉलेज में दाखिला हो सके। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाना चाहती थी। अक्सर औक़ात मेरी अम्मा गुस्से में मुझे कहती थीं, "पता नहीं लड़की इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसे तो मैं जल्द से जल्द रुखसत करूँगी।" उनकी यही बात मुझे इतना तैश दिला चुकी थी कि मैंने दिल ही दिल में इरादा बाँध लिया था कि मैं वकील या डॉक्टर बनकर दिखाऊँगी। मगर कहते हैं ना, बाज़ इरादे पूरे हो जाएँ, ऐसा मुमकिन तो नहीं। आज मेरा पहला पर्चा था। मैं तैयार होकर बाहर आई तो बरामदे में अब्बा बैठे हुए थे। मैंने उनसे रुख फेर लिया था। न जाने क्यों मुझे उनसे एक अजीब नफ़रत महसूस होती थी। मैं चाहकर भी उनके साथ बात नहीं कर पाती थी। अक्सर औक़ात वो मुझसे बात करने की कोशिश करते, मेरे पास बैठते थे, मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे पैसे भी देते, लेकिन मैं हमेशा उनसे दूर हो जाती थी। एक अजीब-सी बेचैनी मुझे अपने गिर्द महसूस होती थी। हालाँकि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उन्हीं का हाथ था, लेकिन मैं उनका एहसान मानना ही नहीं चाहती थी। मैं चुपचाप अम्मा के पास गई, उनसे दुआएँ लीं और उनको देखते हुए बोली थी, "मैं जब वापस आऊँ तो मैं बिरयानी खाऊँगी। बोर्ड इतना दूर पड़ा है, जाते-जाते थकन हो जाएगी।" जबकि अम्मा मुझे देखते हुए बोली थी, "हाँ, तुम जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा-सा खाना पका कर रखूँगी। बस पेपर अच्छा देकर आना।" जबकि मैं मुस्कुरा कर बाहर आ गई थी।
अब्बा खड़े हो चुके थे और मुझे देखते हुए बोले थे, वक्त काफी हो गया है, अभी निकलेंगे तो वक्त पर पहुंच पाएंगे, आ जाओ। उनकी बात सुनकर मैं सुन हो चुकी थी। उनको देखते हुए सवालिया बोली थी, किसने कहा कि मैं आपके पास जाऊंगी? आपको मालूम है, अगर किसी को पता चल गया कि आप मेरे बाबा हैं तो मेरी क्या हैसियत रह जाएगी? खुदा के लिए अकल से काम लें। ये कहते मैं तन्हा ही आगे बढ़ी तो उन्होंने बेसाख्ता मेरा बाजू थाम लिया और मुझे देखते हुए बोले, अलीशा, अब कुछ भी कहें, मैं आपको खुद छोड़ने जाऊंगा। बोर्ड यहाँ नहीं है, शहर का आखिरी कोना है। खुदा न खास्ता रास्ते में कुछ हो गया, हम किसी को मुंह दिखाएंगे? मैं उनको देखते हुए बोली थी, आप फिक्र ना करें, मेरी दोस्त के बाबा हमें कार में लेकर जा रहे हैं, वो लेने भी आएंगे और छोड़ने भी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब अचानक किचन से अम्मी बाहर आईं, मुझे देखते हुए बोली थी, दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? तुमने किससे इजाजत ली कि हम तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ भेज देंगे? जब मैं उन्हें देखते हुए बोली थी, बहुत अच्छे, जब मैं किसी गैर मर्द टीचर से पढ़ सकती हूँ तो मैं किसी के साथ जा भी सकती हूँ। वो मेरी दोस्त के अब्बू हैं, इसमें कौन सी शर्म की बात है? लेकिन बाबा मुझे देखते हुए बोले, मगर मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ जा रही हो और ये बात तय है, वरना घर बैठो, पेपर देने की जरूरत नहीं है। उनका हतमी लहजा सुनकर मुझे अब टेंशन होने लगी थी। मेरे बाबा मोची थे। अगर खुदा न खास्ता किसी तलबा ने उन्हें ये काम करते हुए बाहर देखा होगा तो मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी। ये सोचकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ना शुरू हो गए थे। मैं अम्मी की तरफ देखते हुए बोली, आप खुद सोचें, सब मेरी कितनी इज्जत करते हैं। मैं हर क्लास में अव्वल आती हूँ, पूरे स्कूल में मशहूर हूँ। अगर किसी ने बाबा को बाहर देख लिया होगा तो मेरे लिए कितनी बदनामी हो जाएगी, पूरे स्कूल में ये बात फैल जाएगी। प्लीज अम्मी कुछ करें, मैं इनके साथ नहीं जा सकती। मैं जानती थी मेरे बाबा को बुरा लग रहा होगा, उनको तकलीफ हो रही होगी, मगर बात ही मैं इस नौयत की कर रही थी। मगर मैं कभी भी सच बोलने से पीछे नहीं हटती थी। चंद लम्हे बाबा मुझे देखते रहे और फिर अम्मी को देखते हुए बोले थे, एक काम करते हैं, तुम इसे ले जाओ, मगर मैं इसे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। हालात बहुत खराब चल रहे हैं, जवान लड़कियां अगवा हो रही हैं और मैं अपनी बेटी के मामले में किसी भी किस्म का समझौता नहीं कर सकता। ये बोलकर वो तख्त पर बैठ गए, जबकि मेरी अम्मा फौरन कमरे में चली गई थी। मैंने फिर भी सुकून का सांस लिया। पेरेंट्स मीटिंग हो या फिर किसी भी किस्म का फंक्शन, मैं अपनी वालदा को ही लेकर जाती थी। अब्बा को लेकर जाना मुझे हमेशा बाइस से शर्मिंदगी महसूस होता था। थोड़ी देर बाद ही अम्मा आ गईं और हम दोनों इम्तहानी पर्चा देने चले गए। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मेरे तमाम पर्चों में अम्मा ही मेरे साथ गई थीं। मैंने अब्बा को एक बार भी ले जाने की जहमत नहीं की थी। एक पेपर में उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, मगर मैं फिर भी अपनी बात पर डटी रही थी कि मैं अब्बा को नहीं लेकर जा सकती। मेरी इज्जत का मामला है और ये बात हकीकत थी। मैं अपनी इज्जत पर बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहती थी। पेपर खत्म हो जाने के बाद तमाम दोस्त अहबाब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो गए थे। मुझे घर पर काफी बोरियत होती थी। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, सब लोग मेरी बहुत तारीफ करते थे। ठीक 15 दिन बाद हमारे स्कूल में पार्टी थी। तमाम तालबा को बुलाया गया था, लेकिन हर बच्चे को 1000 रुपए देने थे। मुझे अब अजीब परेशानी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जो हालात हमारे घर के थे, मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि मुझे 1000 रुपए मिल जाएंगे। मगर कहते हैं ना, जैसा आप सोचते हो ऐसा बाजुकात नहीं होता। सुबह से ही मैं काफी परेशान परेशान घूम रही थी। एक लम्हे के लिए दिल किया कि अम्मी से बोल दूं, मगर कल ही तो उन्होंने मुझे अपनी तमाम परेशानियां बताई थीं कि मेरी दवाइयां आई हैं, तुम्हारे अब्बा का सामान खत्म हो गया था, वो लेकर आए हैं, घर में अब राशन के पैसे भी नहीं बचे। उस वक्त मैं उनसे कैसे पार्टी के लिए पैसे मांग लेती? मुझे हद से ज्यादा टेंशन हो रही थी। वक्त गुजारा था और शाम के वक्त अब्बा घर आ गए थे। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी जब उन्होंने मुझे पुकारा था। उनकी पहली पुकार पर ही मैं बाहर चली गई। वो मुझे 1000 रुपए देते हुए बोले थे, सुना है तुम्हारे स्कूल में पार्टी है? मैंने सर को हाँ में जुम्बश दी तो वो मुझे देखते हुए बोले, ये पैसे रखो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी, और चाहिए तो मुझे बता देना। जबकि मैंने एक झटके से
بابا کی طرف دیکھا تھا، ان کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں، چہرہ پریشان تھا۔ میرا دل کیا کہ میں ان کا شکریہ ادا کر دوں، مگر ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی انہیں شکریہ نہیں بولا تھا۔ چپ چاپ میں پیسے لے کر کمرے میں آ گئی تھی، لیکن میرا دل بہت عجیب ہو رہا تھا۔ انہوں نے بن کہے میری خواہش پوری کر دی تھی، اور یہ آج کا نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتی تھی جب اچانک اس طرح وہ پیسے لا کر دیتے تھے۔ کئی بار باتوں ہی باتوں میں نے امی سے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، مگر وہ مجھے ٹال دیتی تھیں کہ تمہارے نصیب سے آ جاتے ہیں، کسی دن دہاڑی اچھی لگ جاتی ہوگی، لیکن ایک دو بار پھر بھی سمجھ آتا ہے، مگر ہر بار ایک ہی چیز کا ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ کئی بار تو مجھے بابا پر شک ہوتا تھا کہ وہ محض موچی کا کام نہیں کرتے، اس کے علاوہ بھی ان کی کوئی مصروفیت ہے، مگر میں نے کبھی بھی ان سے اس حوالے سے بات نہیں کی تھی۔ کاش اگر میں ان سے بات کر لیتی تو مجھے پہلے ہی حقیقت معلوم ہو جاتی کہ میں کون ہوں، میری کیا حقیقت ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پارٹی کا دن آ پہنچا تھا۔ میں نے اپنی سب سے مہنگی فراک نکال کر پہنی۔ میں جب تیار ہو کر باہر آئی، اماں مجھے دیکھتے ہوئے شور کرنے لگی، اتنا مہنگا لباس پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی کوئی اہم دن آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ جب میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، یہ بھی میرے لیے ایک بہت اہم دن ہے، میری کلاس کے سب بچے ہوں گے، اگر میں کوئی پرانا پہن کر چلی گئی تو سب باتیں بنائیں گے۔ خیر آپ بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ جب اچانک پیچھے سے بابا کی آواز آئی، لاکھوں میں ایک لگ رہی ہو، بہت پیاری، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ اچانک ہی انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا، میں بے ساختہ ان سے دور ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ میں نے سر کو نفی میں ہلایا تھا، ان کی وجہ سے ہی تو میں پارٹی میں جا رہی تھی، فی الحال میں ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ابھی آگے بڑھتی جب انہوں نے مجھے روکا تھا۔ جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر انہوں نے میرے سر پر سے وارا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اپنا بہت خیال رکھنا، میری بچی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ امی بھی کچن سے باہر آ گئی تھیں، ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں ان کی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں۔ اچانک امی نے ان کا ہاتھ دبایا، یہ منظر میری آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ امی مجھے الوداع بول کر ان کے پیچھے ہی کمرے میں جا چکی تھیں۔ جانے کیوں آج معاملہ کچھ پیچیدہ لگا تھا، کچھ تھا جو یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے تھے۔ آج پہلی بار مجھے عجیب بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ فی الحال میں خاموشی سے اسکول کی طرف روانہ ہو گئی۔ پارٹی بہت اچھے سے گزری، مگر پوری پارٹی کے دوران میں الجھی رہی تھی۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو، امی کا ان کا ہاتھ دبا دینا، یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ واپسی تقریباً 1 بجے کے وقت ہوئی۔ میں جب گھر پہنچی تو میرا پورا گھر سناٹے کی زد میں تھا۔ میں تھوڑا پریشان ہوئی تھی، گھر میں نہ امی تھی نہ بابا تھے۔ میں چپ چاپ جا کر اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر چکی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو سامنے والے گھر کی آنٹی آئی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری ماں بول کر گئی تھی تمہیں بتا دوں، تمہارے ابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، انہیں اسپتال لے کر گئی ہیں، گھر کا تم خیال رکھنا، اور یہ پیسے بھی دیے تھے کہ اگر بھوک لگے تو کچھ منگا کر کھا لینا۔ ان کی بات سن کر میری سانس تک رک چکی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، کہاں گئے ہیں بابا کو لے کر؟ انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو نہیں معلوم، مگر ان کی آنکھیں بند تھی، ایمبولینس آئی تھی، طبیعت کافی خراب تھی ان کی۔ جبکہ میں اپنا سر تھام چکی تھی۔ امی بابا کے پاس کوئی موبائل فون بھی نہیں تھا جس کے ذریعے میں ان سے رابطہ کرتی۔ مجھے اب کافی پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں بے چینی سے پورے گھر میں ٹہل رہی تھی۔ وہ محلے کی عورت جا چکی تھی، مگر میرا پورا وجود ہلا کے رکھ دیا تھا۔ باپ سے لاکھ اختلاف سہی، لیکن وہ میرے بابا تھے، مجھے ان سے فطری محبت تھی، اور کتنا لاڈ وہ میرے اٹھاتے تھے۔ دھیرے دھیرے شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی اور مجھے گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں اپنے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میری نظریں روڈ پر لگی ہوئی تھی۔ مسلسل میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کر رہی تھی، ان سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ میرے ماں باپ
सही सलामत लौट कर आएं। कोई एक वापस ना आए। मेरा दिल बहुत घबराया हुआ था। जब दूर से मुझे अम्मी बाबा का रिक्शा आता हुआ नजर आया, मेरी जान में जान आई थी। गाड़ी जैसे ही दरवाजे के पास आकर रुकी तो मैं बेसाख्ता भागकर अम्मी के गले से लग गई, जबकि वो मुझे प्यार करते हुए बोली थी, क्या हुआ, तुम ठीक हो? जबकि बाबा भी सहारा लेकर उतर गए थे और मुझे अपने साथ लगाते हुए बोले थे, क्या हुआ, सब ठीक है? आज पहली बार मैं तड़प कर अपने बाप के सीने से लगी थी। उनको खो देने का खौफ मेरा पूरा वजूद हिला चुका था। काफी देर तक मैं उनके सीने से लगी रोती रही और वो मेरा सर सहलाते रहे थे। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं उनसे अलहदा हुई थी। रिक्शे वाला जा चुका था। अम्मी और मैं ही बाबा को सहारा देकर अंदर लाए थे। तख्त पर बैठे ही उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया था और मुझे अपने करीब बिठाते हुए बोले थे, परेशान क्यों होती हो, तुम्हारे बाबा ठीक हैं। मैं बहुत बहादुर हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरी बेटी की दुआएं हर वक्त मेरे साथ रहती हैं। वो इतने मान से बोले थे कि मैं बेसाख्ता रोते रोते मुस्कुरा दी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरना शुरू हो गया था। उनकी तबीयत के बाद मैं उनसे काफी करीब हो गई थी। दिल काफी खौफजदा हो गया था। अगर उन्हें दिया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मेरा बाप कौन होगा? ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े कर चुकी थी। धीरे धीरे दिन मामूल पर आना शुरू हो गए थे। मैंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। फारिग बैठना मेरे बस की बात नहीं थी। ट्यूशन के पैसे मैं अपने ऊपर ही लगाती। न कभी अम्मी ने उन पैसों का मुतालबा किया था, न बाबा ने। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। 2 महीने का अरसा किस तरह गुजरा कुछ पता न चला था। आज मेरा रिजल्ट था। हर जगह धूम मची हुई थी। हर शख्स को इंतजार था कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, जबकि मैं भी हद से ज्यादा खौफजदा थी। अम्मी बाबा तो मुझे बार बार मुतमईन कर रहे थे कि टेंशन ना लो, अगर तुम फेल भी हो गई तब भी तुम हमें कबूल हो, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अम्मी बाबा तुम्हारे से बहुत प्यार करते हैं। इस बात का मुझे अंदाजा था, मगर इंसान का अपना मियार होता है। पूरा स्कूल जानता था कि मैं पढ़ाई में कितनी अच्छी हूं। अगर मेरा रिजल्ट अच्छा ना आता तो मैं कभी भी सुकून से नहीं बैठ पाती। वक्त गुजरा था और मगरिब के बाद हर जगह रिजल्ट आ गया था। मैं अम्मी के साथ करीबी दुकान पर गई थी ताकि अपना रिजल्ट देख सकूं। हमारे घर में मोबाइल का कोई सिस्टम नहीं था। बाबा मोची थे, उनकी जात से जितना हो सकता था वो घर के लिए करते थे। बेवजह की जरूरियात वो पूरी नहीं कर सकते थे। चंद लम्हे गुजरे थे जब दुकानदार ने मुझे मेरा रिजल्ट बताया तो मैं बेसाख्ता चीख पड़ी थी। मैंने पूरे कराची में टॉप किया था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं फटी फटी निगाहों से स्क्रीन को देख रही थी। ऐसा लगता था जैसे मुझे सब कुछ हासिल हो गया हो। अम्मी ने फौरन मुझे गले से लगाया था। उसी वक्त मेरा सदका दिया था और हम घर आ गए थे। घर आकर मैं खूब चहकी थी। आखिर को मैं इतने अच्छे नंबर से पास हुई थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अभी हमें घर आए कुछ ही देर गुजरी थी जब घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। न जाने इस पहर कौन आ सकता था। बाबा के पास तो हर वक्त चाबी रहती थी। अम्मा ने दरवाजा खोला तो मेरी दोस्त खड़ी हुई थी। मैं अपना सांस तक रोक चुकी थी कि उसे मेरे घर का पता कैसे मालूम हुआ। वो फौरन घर के अंदर आई थी और मुझे गले से लगा लिया था। मेरा दम खुश्क हो रहा था कि अगर उसने बाबा को देख लिया तो क्या होगा। वो मुझे झंझोड़ते हुए बोली थी, तुमने कराची में टॉप किया है और मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, घर में बैठ ही नहीं पाई। तुम्हें पता है, इतनी मुश्किल से अम्मी ने इजाजत दी, लेकिन मैंने कहा मैं लाजमी आज अलीशा के घर पर जाऊंगी और उसे खुद मुबारकबाद दूंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम दोनों पास हो गए हैं। जबकि उसकी खुशी को देखकर मैंने चंद लम्हे के लिए अपने खौफ को जायल किया था और उसे भी मुबारकबाद देकर तख्त पर बिठा दिया था। मैं उसको देखते हुए बोली थी, तुम्हें घर कैसे पता चला? जब वो हंसते हुए बोली, बहुत मुश्किल से एड्रेस निकाला। एक रोज मेरे बाबा ने तुम्हें इस तरफ आते देखा था। अब पूछते पूछते मैं यहाँ आई हूँ। इतनी मुश्किल से तुम्हारा घर मिला है कि बता नहीं सकती। वैसे तुम्हारे बाबा क्या मोची का काम करते हैं? उसकी बात सुनकर ऐसा लगा था जैसे मेरा पूरा वजूद लर्ज उठा था। मैं फौरन ही सर नफी में हिलाने लगी थी जब अचानक मेरी अम्मी ने बात का रुख तब्दील कर दिया था। मैंने सुकून का सांस लिया था।
मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसे जल्दी से अपने घर से निकाल दूं, लेकिन फिलहाल मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। चाय बनाई थी, थोड़ा सामान उसके सामने रख दिया था, जबकि वो चाय पीकर खड़ी हो गई थी। वो मुझे देखते हुए बोली थी, मेरा ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ है, मैं जा रही हूँ, इंशाल्लाह स्कूल में मुलाकात होगी, सब मार्कशीट लेने के लिए जाएंगे ना तब। वो बोलकर ठहरी नहीं थी और चली गई थी। उसके जाने के बाद मैंने सुकून का सांस खारिज किया था। अचानक अम्मा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और मुझे देखते हुए बोली थी, इसलिए कहती हूँ, सच बता देने में बेहतरी होती है। किसी दिन सच सामने आ गया तो लोगों का सामना कैसे करोगी? मैं उन्हें देखकर रह गई थी। बात उनकी दुरुस्त थी, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैं अभी खुश थी और मैं अपनी खुशी को गारत नहीं करना चाहती थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। बाबा ने इनाम के तौर पर मुझे 1000 रुपए दिए थे। मैंने बहुत बड़ा मार्का मारा था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। पूरे स्कूल की वाह-वाह हो गई थी। हर तरफ हमारे स्कूल का चर्चा हो रहा था। और कहते हैं ना, जिस चीज से आप भागो वही आपके सामने आ खड़ी होती है। आज सुबह से मुझे अजीब बेचैनी हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी को तबाह कर देगा। बार बार मैंने अम्मा से अपना हाल दिल भी बयान किया था कि अम्मी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि ये सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, सब मुझे सराह रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छे ख्याल नहीं आ रहे। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मेरी अम्मा ने मुझे डांटा था कि फजूल बातें मत करो, ना कुछ उल्टा सीधा सोचो। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, तुम्हें ऐसे ही बेचैनी हो रही होगी। मगर ये बेचैनी ऐसे ही नहीं थी, कुछ था जो मुझे महसूस हो रहा था। दोपहर 12 बजे का वक्त, अम्मा और मैं कमरे में बैठे हुए थे जब हमारे घर का दरवाज़ा बजा था। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी टीचर मिस मेहरीन खड़ी हुई थी। उम्र में वो काफ़ी बड़ी थीं, मगर हर बच्चे की कामयाबी को सराहती थीं। उन्हें अम्मा घर के अंदर ले आई थीं। मैं भी मिस की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई थी, मगर उन्हें अपने घर के अंदर देखकर मुझे अजीब-सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि अगर उन्होंने अब्बा को देख लिया तो क्या होगा? और फिर वही हुआ जिस बात का डर था। अब्बा अपना सामान लेकर उसी पल घर के अंदर दाखिल हुए। उनकी हमेशा से आदत थी, वो घर के अंदर दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में सलाम करते थे। अभी भी उन्होंने जैसे ही सलाम किया, बेसाख्ता मिस मेहरीन पलटी थीं और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी जगह पर जामद हो गए थे। ये मंजर अम्मी और मेरे लिए हैरान कुन था। फिर अचानक अब्बा ने अपना सामान वहीं रखा था, घर से चले गए थे। मुझे बेहद शर्मिंदगी हुई थी। अम्मा फौरन आगे बढ़ी थीं, टीचर को बिठाया था। उन्होंने मिठाई मेरी तरफ बढ़ाते हुए मुझे खूब मुबारकबाद दी थी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया था, मुझे मुसलसल प्यार किए जा रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ये सब मेरे लिए काफी हैरान कुन था। अम्मा बार बार उन्हें किसी चीज का इशारा कर रही थी, जबकि मेरी समझ से सब कुछ बालातर था। तकरीबन 2 घंटे वो हमारे घर बैठी थीं और फिर चली गई थीं। लेकिन अब मेरा पारा घूम चुका था। मैंने सोच लिया था कि अब्बा के आते ही आज मैं उनसे इस बात का तज़किरा ज़रूर करूंगी कि आप मोची का काम क्यों करते हैं। दुनिया में इतने काम हैं, आप कुछ और कर लें, लेकिन इस काम को छोड़ दें। वक्त की रफ्तार धीमे धीमे गुजरती जा रही थी। शाम होते ही बाबा घर आ गए थे और उसी पल मैं उन पर चढ़ दौड़ी थी कि ये क्या तरीकेकार है। आपको कितनी बार मैंने समझाया है कि ये काम बंद कर दें। आपकी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आज मेरी मिस ने भी आपको देख लिया। अब आपको मालूम है, सारे जहान में इस बात की खबर हो जाएगी कि आप मेरे बाबा हैं। मैं नहीं रह सकती इस घर में। मैं अब मजीद कुछ कहती इससे पहले मेरी माँ ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया था और फिर जो हकीकत उन्होंने मुझे बताई थी वो सुनकर मैं दंग रह गई थी। वो मुझे देखते हुए बोली थी, ये तुम्हारा सगा बाप है ही नहीं और ना ही मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। वो जो औरत आज सुबह तुमसे मुलाकात के लिए आई थी वो थी तुम्हारी सगी माँ, और तुम कोई जायज औलाद नहीं हो, तुम एक नाजायज औलाद हो। उस औरत ने अपना गंदा खून तुम्हारे बाप के हवाले किया था और हम तुम्हें पाल रहे हैं। जिस बाप ने तुम्हें छत दी, जिस बाप ने तुम्हें रुपया पैसा कपड़ा दिया, उसी को तुम हमेशा धुतकारती हो। अब सुन लो हकीकत कि तुम कौन हो।
जबकि मैं ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं, मेरी आंखों से भल भल आंसू बहना शुरू हो गए थे। मैं धीरे धीरे हाल में लौटने लगी। अचानक अम्मा मेरे करीब आई। अस्पताल के बेड पर मैं बिल्कुल मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। उन्होंने मेरे सर पर प्यार किया था। मैं उन्हें देखकर तड़प कर रो पड़ी थी। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया था और मुझसे माफी मांगते हुए बोली थी, तुम्हारी सगी माँ का कोई कसूर नहीं है। हाँ, मैंने गलत तरीके से तुम्हें सच्चाई बताई। दरअसल उनके साथ जबरदस्ती हुई थी और फिर वो हामला हो गईं। जल्द उनकी शादी होने वाली थी, इसलिए तुम्हारे अब्बा ने उनकी मदद की थी। दरअसल तुम्हारे अब्बा उनके घर में चौकीदारी का काम करते थे। तुम जब पैदा हुई तो हमने तुम्हें गोद ले लिया और फिर तुम्हारी परवरिश करने लगे। हर महीने उन्होंने बाकायदगी से तुम्हारे बाप को पैसे दिए ताकि तुम्हारी तालीम अच्छी हो। उन्होंने ये सब किया, वरना हम कभी भी तुम्हें इतने बड़े स्कूल में नहीं लगा सकते थे। उनकी बात सुनकर मुझे सुकून हासिल नहीं हुआ था। मैं जिनको अपना सगा मान कर हमेशा उनसे लड़ती झगड़ती थी, पल में वो लोग पराये हो गए थे और जिन्हें मैं पुराया समझती थी, वो लोग मेरे अपने थे। ये सोचकर मुझे अपने वजूद से अब घिन आने लगी थी कि मैं एक नाजायज औलाद थी। ये सोच मुझे सुकून लेने नहीं दे रही थी। चंद लम्हे बाद अब्बा कमरे में दाखिल हुए थे। मुझे अब समझ आया था कि मैं उन्हें देखकर इतनी अजीब सी क्यों हो जाती थी, मुझे बेचैनी क्यों होने लगती थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा तो मैं उनका हाथ थाम कर रो पड़ी थी। वो मुझे अपने सीने से लगाते हुए बोले थे, तुम्हारी माँ फजूल बोल रही है, मैं हूं ना तुम्हारा बाप, तुम कोई नाजायज औलाद नहीं हो। जबकि मेरा दिल अंदर से मर चुका था, जबकि मुझ में जो गरूर अकड़ थी, ऐसा लगता था जैसे सब रेजा रेजा हो गई है। शायद अल्लाह ने मुझे दिखाया कि मेरी दी हुई नेमत की नाकदरी करने वालों का इंजाम क्या होता है। मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि मेरा सगा बाप कौन है और मैं एक बाप की नाकदरी करती थी। मुझे बेहद अफसोस हो रहा था कि मैंने अपनी तमाम तर गलतियों की माफी उनसे हाथ जोड़कर मांगी थी। मिस मेहरीन से मैंने दोबारा मुलाकात नहीं की। वो हमारे सामने भी नहीं आए। मुझे कराची में पहले नंबर पर आने पर अवार्ड मिला था और उस अवार्ड शो में मैंने सबके दरमियान इस बात को बहुत ही खुश सलूबी से कबूल किया था कि मेरे बाबा एक मोची हैं। उन्होंने आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था। मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और दिल में सुकून था। मैं तमाम लड़कियों और लड़कों को एक पैगाम देना चाहती हूँ, अपने बाप को अपने सर का ताज मानो। अगर वो ना होते तो तुम कभी भी इस मुकाम पर ना पहुंच पाते। अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत की कदर करो और अपने बाप के हर काम की इज्जत करो, क्योंकि वही हैं जिसकी वजह से आज हम जिंदगी पुरसकून गुजार रहे हैं। नाजरीन, हमारी आज